नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चावला स्वागत करता हूं हमारे बड़े भाई मिस्टर वरुणेंद्र कथुरिया जी का, जो कि एवन न्यूज चैनल के सीईओ हैं। हमें बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें उनके दर्शन हुए। कुछ सवाल जवाब उनके साथ आज होंगे। तो पहला सवाल कि आप इस फील्ड में, न्यूज़ की दुनिया में या इस दुनिया में कैसे आपका आगमन हुआ? इससे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने इसमें शुरुआत कैसे की? मेरा जन्म स्थान दिल्ली है और मैंने अपने करियर की शुरुआत की आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद। एक कनॉट प्लेस में एक बड़ी कंपनी है, ब्रिटिश मोटर कार कंपनी 1934 लिमिटेड। जी। उसमें मैंने मेरी जो है मार्केटिंग मैनेजर के रूप में अपनी जॉब ज्वाइन की और मुझे उस दौरान पूरे उत्तर भारत में जाने का अवसर मिला। और मुझे पत्रकारिता का शौक बचपन से था, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने 50 से अधिक किताबें लिखी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनको पुरस्कार मिल चुके थे। तो मैं समय समय पर कई सारे दैनिक अखबारों के लिए लेख लिखता था। ग्रेट। और ग्वालियर में मुझे एक नामी डकैत का इंटरव्यू करने का मुझे अवसर मिला। और सुमित भाई, ये सही में हंसने के लायक बात है। जी जी। और मैंने उस वक्त तो हाँ कर दी, परंतु जब वो मेरे को आंखों पे पट्टी बांधकर जीप से ऐसे गड्ढे और उछलती हुई दुनिया से लेकर गए, तो मेरा मन भी उछल रहा था कि पता नहीं मैं जिंदा वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। परंतु वो बहुत ही रोमांचकारी इंटरव्यू था और उसने मेरे मन का जो डर था उसको निकाला और फिर मैंने पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाया। मैं कई सारे दैनिक अखबारों से जुड़ा रहा। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप मार्केटिंग में रहे, तो मार्केटिंग से अचानक आपका जो टर्नओवर इस चीज में हुआ, आपने टर्न लिया इस चीज में, तो आपको उसमें क्या कुछ ऐसा आपको लगा नहीं कि उसमें भी कुछ आप सक्सेस पाते थे या पा नहीं, सकते उसमें थे? मैंने बहुत सक्सेस पाई और मैं एक अमेरिकन कंपनी है टेनेको ऑटोमेटिव यूएस से, उसमें एज ए रीजनल मैनेजर भी रहा और मैंने अच्छा मुकाम हासिल किया। परंतु मैं जब ट्रैवलिंग करता था तो मैं बहुत सारे लोगों की समस्याओं से वाकिफ होता था जी। और मुझे लगता था कि इनको एक मंच मिलना चाहिए, इनकी जो आवाज है वो उठनी चाहिए जनता तक पहुंचनी जनता चाहिए। तक, मतलब शासन प्रशासन के बहरे कानों तक वो आवाज जानी चाहिए। जी। उस बात ने मुझे इस मार्ग की ओर प्रशस्त किया कि मैं पत्रकारिता की ओर अपने कदम बढ़ाऊं। तो सर ये बताइए, कब आपने इस चैनल की शुरुआत की, जो आपका एवन न्यूज चैनल है? कब आपने इसका शुरुआत की और कैसे आपने इसने स्टार्टिंग की और कैसे आप इसमें आ गए? मैं इस चैनल से आने से पहले कई सैटेलाइट चैनलों से जुड़ा रहा और बड़े पदों पे रहा। उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो आने वाला टाइम है वो इंटरनेट की जो दुनिया है इसका टाइम होने वाला है। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से लगभग 10 वर्ष पहले, आज लगभग 5 लाख से ज़्यादा हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और ओटीटी पे हमारा चैनल लाइव चैनल के रूप में आता है, जिसे जियो टीवी कहते हैं उस पे। तो मैंने ये महसूस किया कि जो आने वाली दुनिया है वो मोबाइल की दुनिया है। जी। लोग जो टीवी, जो वर्तमान उस वक्त जो टीवी चल रहा था उससे हटकर मोबाइल में सब कुछ काम करेंगे, इस चीज को मैंने समय रहते महसूस किया था। तो मैंने जो यूट्यूब चैनल से शुरुआत की तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा और मैंने इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों पे काम भी किया। सर, मैं एक सवाल आप छोटा सा आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे पहले की पत्रकारिता थी और आज की में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि पुराना जो टाइम था उसमें कई चीज़ें जो सच्चाई थी, लेकिन आजकल जो चैनल हैं वो कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं टीआरपी के चक्कर में। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सही बात सच्चाई की है। कोसों दूर रह जाती है। मैं एक समय में मनोहर कहानियों के लिए भी स्टोरियां लिखता था। मनोहर कहानियों से भी मैं बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। पहले के पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर आ गया और उसमें बहुत बड़ा योगदान है मोबाइल का। जी। पहले पत्रकारिता या तो लेखनी के माध्यम से होती थी या कैमरों के माध्यम से। लिमिटेड चैनल थे जिन पर लोग अपनी आवाज या रिपोर्टिंग कर पाते थे। जी। परंतु मोबाइल ने आज के समय में सभी को पत्रकार बना दिया है। कोई भी आदमी जिसको लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वो मोबाइल में उसको शूट करता है और किसी ना किसी यूट्यूबर को या छोटे यूट्यूब चैनल को, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, उसके माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाता है और आज वो आवाज जन जन तक पहुंचती है। और सोशल मीडिया ने तो इसमें बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। जी। नहीं, लेकिन ये देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है आज की, जो गलत भी होता है और सही भी होता है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है?
आपकी नज़र में क्या? सोशल मीडिया एक्टिव है, तो लेकिन इसके बारे में कुछ तो आप बताएँगे ऑडियंस को कि भाई इसमें क्योंकि 80% ऐसी कई चीज़ें हैं जो सच नहीं होती। कई ऐसी खबरें होती हैं जिनमें कई सच्चाई भी नहीं होती लेकिन फिर भी ऑडियंस तक पहुँचे जिससे कई लोगों के घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या समाज में उसका सिस्टम खराब हो जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना असल चाहेंगे? में मैं इसमें दोष देता हूँ पेड मीडिया को, क्योंकि बहुत से लोग किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा के अनुरूप वो खबरों को प्रसारित करते हैं या प्रसारित करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और सोशल मीडिया में इतनी तेजी से खबरें फ्लोट होती हैं, बढ़ती हैं कि सच्चाई कई बार सच्चाई होते हुए भी सच्चाई नहीं दिखती और झूठ जो है वो सच्चाई के रूप में दिखाई देने लगता है। मतलब वो छूट जाता है पीछे कहने का हाँ, सच कई बार छुप जाता है और झूठ ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मतलब। देखिए पिछले 27 साल के बाद एक सरकार बनी है हमारी बीजेपी की। तो आप जो अभी सरकार आई है, पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, सब अपनी अपनी जगह लोग काम करते हैं। इस सरकार के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, अब ये जो दिल्ली की सरकार आप बता रहे हैं इतने लंबे समय बाद बनी है, इस पे अभी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी महीने डेढ़ महीने का समय कुल हुआ है। जी, परंतु मैं इससे जो पहले की सरकार, एक लंबे समय की सरकार रही है केजरीवाल जी की, उनके कामों के ऊपर मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिस आशा से लोगों ने उनका साथ दिया था उसमें मैं भी एक शामिल था कि ये कुछ बदलाव करेंगे, कुछ अलग राजनीति करेंगे, राजनीति से हटकर। तो वो जो भी बातें उन्होंने कही उन पे वो खरे नहीं उतरे। 2-3 चुनावों तक लोगों ने उन पे बड़ा भरोसा किया कि वो लोकपाल बिल लाएँगे और वो जिन बातों को कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, साधारण रहूँगा, वो महँगे-महँगे घरों में चले गए, महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमने लगे। अभी भी मैं कल सुन रहा था कि जब वो पंजाब गए हैं विपासना करने के लिए, तो वो एक लंबा-चौड़ा गाड़ियों और सुरक्षा बलों का काफ़िला लेकर गए हैं। जबकि वो पहले एक साधारण सी वैगनआर में घूमते थे। उनके जो साथी थे कुमार विश्वास से लेकर बहुत सारे उनके साथी इसलिए छूटते चले गए और मैं ये मानता हूँ कि जो नई सरकार है हमें इसे कुछ समय का वक्त देना चाहिए जी, जी। ताकि वो परफॉर्म कर पाए। अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो जनता इसके लिए भी उसको हाँ, जवाब देगी। जवाब देगी। जी, 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 बहुत सही है। नहीं वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के बारे में, क्योंकि उससे हमारे देश का नाम बहुत रोशन हुआ है, ये बात तो सच है, सभी लोग जानते हैं। विपक्ष क्या कहता है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा नाम हुआ है, हमारे देश का नाम हुआ है और हम इस पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। तो आपकी अपनी जो पर्सनल राय है कि भाई जो अब सरकार बनी है 5 साल ये सरकार चलेगी। हमारी सीएम साहिबा रेखा जी जो भी बनी है हमारी सीएम, तो वो महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएँ लेके आ रही होंगी या आ रही हैं, आप इसके बारे में कुछ देखिए उन्होंने चुनाव में एक वादा किया था 2500 रुपए गरीब महिलाओं को देने के बारे में और मुझे उम्मीद है कि वो इस साल में नहीं तो अगले साल में, क्योंकि किसी भी वादे को पूरा करने के लिए बजट की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता है जी, और अभी नई सरकार आई है, पीछे के खजाने में क्या है नहीं है ये सरकार बेहतर जानती है। परंतु मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार महिलाओं के लिए कुछ विशेष करेगी। जी। जैसे भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रही है तो लाडली बहना के माध्यम से और कई राज्यों में उन्होंने इसका जो वितरण किया है जिसके कारण उन्हें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट भी दिया है। जी, जी, जी। तो मतलब कहने का मतलब महिलाओं के लिए कुछ अच्छी खुशखबरी रहेगी। हाँ रहेगी, परंतु मैं निजी तौर पे इसे बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ जैसे क्योंकि मुफ्तखोरी जो है वो कभी भी किसी भी देश और समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। हुँ, आप उसको स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएं, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएं जी। और तरीके से सहयोग करें, परंतु जो मुफ्तखोरी होती है हुँ, ये अल्टीमेट जाकर जनता को भी नुकसान देती है और उसको भी देती है। जैसे मुफ्त बिजली की बात केजरीवाल जी करते रहे, डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त, आज डीटीसी की हालत देख लीजिए कि नई बसें नहीं है, डीटीसी घाटे में है, बिजली कंपनियां बड़े उसमें है और उसका खामियाजा जो है दंड दूसरे लोगों को अधिक भुगतना पड़ रहा है। हुँ। जी, ये बात आपकी सही है। कहीं न कहीं ये बात सच है कि भई प्रॉब्लम तो रहती है जब नई सरकार आती है, कई चीज़ें मैनेज करने में बड़ा टाइम लगता है। और रही बात कुछ आज हमारे युवा पीढ़ी जो है, उनके पास रोज़गार की बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में उन लोगों के लिए कुछ होगा? देखिए
रोजगार के लिए जब तक हम हाथ के रोजगार को अपनाना नहीं शुरू करेंगे, हम सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है। मैं खास तौर पे भारत में देखता हूँ कि जो नई पीढ़ी है, जो हाथ के काम होते थे, धीरे धीरे उससे छोड़ती जा रही है। और उल्टा जो पूरा समय आने वाला है, जो एआई टेक्निक आ गई है, उसके कारण से बहुत सारी जॉब्स और कट होने वाली हैं। बेरोजगार हो गए लोग। बेरोजगार होंगे लोग। और भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है, अगर इस पे समय रहते विराम नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये संकट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब सरकार को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी लानी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से लानी चाहिए आपके और हिसाब से। बिल्कुल लानी चाहिए। चाहे कुछ धर्म के लोग नाराज हो, चाहे कुछ जनता नाराज हो, चाहे वोट बैंक नाराज हो, जी परंतु आपको सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे अगर आप भविष्य को बचाना चाहते हैं तो। जी जी जी। जैसे हम अभी कहते हैं, माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। जो पहले गुंडागर्दी थी, आज वो बहुत कुछ कम हो गई, खत्म हो के कगार पर है। तो आप वहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चंद बातें हमारी जनता को बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मेरे मन का प्रश्न किया। मेरे को अभी सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कुंभ से। मुझे कुंभ में लगभग कवरेज के लिए काफी दिन रहने का अवसर मिला। इससे पहले के भी कई कुंभ मैंने कवर किए हैं। पत्रकार के नाते मेरा लगातार जाना रहता था, जिसमें हरिद्वार भी था और यही प्रयागराज के कुंभ भी थे। इवन उज्जैन का कुंभ भी मैंने कवर किया हुआ है। जितनी बेहतरीन व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी थी, वो व्यवस्था मैंने इस बार देखी। इतनी अधिक संख्या में लोगों के आने के बावजूद जो साफ सफाई थी और जो जल का प्रवाह था और जो कानून व्यवस्था थी, वो बहुत बेहतरीन थी। इवन जो बसों का मैनेजमेंट था कि फाफामाऊ पर बसें रोक कर वहां से लोगों को, भले ही चलना पड़ा, लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, उसका लोगों ने लाभ भी उठाया कि बहुत सारे जो स्थानीय बाइकर्स थे, उन्होंने इस दौरान बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। परंतु ये पैसा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। ये कुंभ उनके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक मार्गदर्शक बना गया है, एक लैंडमार्क है। और दूसरी बात जो आपने कानून व्यवस्था की कही, मैं खुद उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अपराधियों में डर है। आज अपराधी डरता है इस बात के लिए कि अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। और इसी वजह से अपराध में कमी आई है। इवन मैं दिल्ली, जो कि केंद्र की राजधानी है, दिल्ली में अपराधी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं और उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। तो मतलब हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो उनको बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल, योगी जी और मोदी जी दोनों मेरी दृष्टि में बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से योगी जी अवश्य बधाई के पात्र हैं। जी। नहीं तो कुल मिला के मतलब हमें कुंभ से काफी रोजगार भी मिला, बढ़ा, सरकार का सिस्टम भी अच्छा रहा, चीजें भी बहुत अच्छी हो गई, लोगों को कई चीजें ऐसी मिली जो हमने कई सालों में नहीं देखी थी। आज यूपी की जनता बहुत खुश है योगी जी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो योगी जी के लिए मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो जो भ्रष्ट बिल्डर हैं, उन पर योगी जी को लगाम जरूर लगानी चाहिए। जैसे अभी जानकारी में आया कि डीएलएफ ने बिना सरकार की जानकारी में आए अपने को दिवालिया घोषित कर लिया। उसके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में जो प्रोजेक्ट थे, उनमें हजारों लोगों का पैसा फंस गया। इसी तरह के बहुत सारे और बिल्डर भी जनता से धोखा कर रहे हैं। इसी तरह जो मोदी जी और योगी जी मिलकर फिल्म सिटी को ला रहे थे मुंबई से यूपी, मेरा कहना है इस काम को भी तेजी करनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी आती है तो फिल्म सिटी का भी भला होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को भी एक एडिशनल रोजगार मिलेगा। नहीं, उस पर तो माननीय योगी जी और मोदी जी काफी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन समय तो हर चीज में लगता है। देखिए अरुण जी, मैं ये भी बात आपसे सहमत हूँ इस बात से, लेकिन थोड़ा समय उनको देना चाहिए इस बारे में, ताकि वो अच्छा काम कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि भाई 100 साल 150 साल से फिल्म इंडस्ट्री है बॉम्बे में, तो बॉम्बे को इतनी जल्दी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई है, पर जैसे साउथ में हुई, इसी तरह उत्तर भारत में भी अगर उसका विस्तार होता है तो एडिशन बनेगा। मेरा एडिशन की दृष्टि से कहना है। जी।
नहीं, जैसे अभी हमारी सरकार, यूपी सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, और भी जो स्टेट हैं, कई लोग सब्सिडी देते हैं। तो कई बार कई लोग फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन उन तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम ये निवेदन करते हैं कि भाई जो भी हमारी सरकारें हैं, जो सब्सिडी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आए, जैसे अभी कुंभ में आया। तो मैं ये निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, ताकि उनको जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर आ रहे हैं काम करने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कहें और इसमें नहीं, योगदान मिले। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री पे काम करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े पर्यटक स्थल हैं। और जैसे आपने कहा कि पहले भी फ़िल्म मित्र के माध्यम से फ़िल्में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार धनराशि देती थी, अभी भी सरकार दे रही है। आगे और ज़्यादा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्मों का निर्माण और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कलाकारों को अवसर मिले। तो उत्तर प्रदेश फ़िल्म में भी अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जैसे अभी राम मंदिर बना। राम मंदिर सालों से लटका हुआ था, तो इस सरकार ने बनाया। आज उसका टूरिज़्म बहुत बड़ा है। जब टूरिज़्म बड़ा है तो बिज़नेस भी बड़ा है, चीज़ें भी बहुत बड़ी हैं। तो सरकार इस पर कदम उठा रही है, अच्छा काम कर रही है। तो जैसे और हम किन लोगों को, किन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे रोज़गार यूपी की गवर्नमेंट को या और चीज़ों को मिले? और कुछ ऐसा कुछ हो जो आपके दिमाग में आता हो कि हम बताएँ कि भाई ये इस चीज़ को करने से और बेनिफिट हमारी सरकार को या हमारे लोगों को या उत्तर प्रदेश की जनता को या हमारी सरकार को होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में धार्मिक टूरिज़्म बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या के अलावा जो बनारस है, जिसे काशी कहा जाता काशी है, कहा जाता है। काशी कॉरिडोर का भी जो निर्माण हुआ है, उससे भी बनारस की सड़कें चौड़ी हुई हैं। अच्छा, वहाँ का टूरिज़्म बढ़ा है। और इवन क्रूज़ वगैरह चलने से वहाँ पर, इवन अभी मैं पढ़ रहा था, पिंटू मल्लाह ने 30 करोड़ रुपए कमाए 45 दिन में। ये कितनी बड़ी बात है कि देखिए कि मल्लाह, मतलब क्योंकि जब धन बँटता है तो सब में पहुँचता है। जी, और इसी तरीके से बहुत सारे और कपड़ा उद्योग है, जी। फिल्म की हमने बात करी, और जो हथियार वगैरह की जो फैक्ट्रियां बनने लग रही हैं, जिसमें अमेठी में भी आया है। तो जब हथियारों का निर्माण की भी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगेंगी, तो उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस सेक्टर है, मतलब है तो केंद्र का, जी। तो डिफेंस सेक्टर की फैक्ट्रियां लगने से उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका विकास होगा। क्योंकि अभी तक जो है इंडस्ट्री सिर्फ नोएडा वगैरह में इसी पोर्शन तक थी, अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। और जो कानपुर की इंडस्ट्री को मदद की जरूरत है, उसको देना चाहिए, क्योंकि कानपुर अपने आप में एक लंबे समय से इंडस्ट्रियल टाउन रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा राज्य को धन देने के लिए कमा कर देने वाला हिस्सा रहा है। हम बैक टू फिर उसी मुद्दे पर आते हैं। हम दिल्ली की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है और माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं उत्तर प्रदेश में जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त दिल्ली की। दिल्ली को भी कुछ ऐसा ही चाहिए ताकि जनता को, समाज को, चीज़ें जो हमारी प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी दिक्कतें हैं यहाँ बहुत सारी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हों। वो सॉल्व कैसे होंगी? भई यहाँ जो सरकार सिस्टम में काम चलाती है, करती है, जैसे पहले के ज़माने में हमें जाना पड़ता था, लाइनों में लगना, वो सब खत्म हो गया। डिजिटल मीडिया जिसको कहते हैं, आज डिजिटल मीडिया जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है कि भई हमने अगर किसी को वोट दिया है, वोट किया है, तो उसके बदले उनको कुछ मिले, राहत मिले। तो ये राहत भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप जैसे महान लोग जो चैनल चलाते हैं, मैं आप लोगों से और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई उस पे भी वो लोग ध्यान दें। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कहें और बताएं लोगों को कि भाई कैसे होगा। देखिए, दिल्ली में एक बड़ी समस्या थी यमुना की साफ सफाई ना होना। जी, और मैं भी देख रहा हूँ कि 1 महीने से भी कम का समय हुआ है और नई सरकार ने उस पे काम शुरू कर दिया है। अब तक क्या था कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में अलग-अलग पार्टी की सरकार होने से एक मतभेद की स्थिति भी थी। मुझे उम्मीद है कि अब तीनों
नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली के विकास पर काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि वैसे दिल्ली के विकास में सभी लगे हुए थे। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने आउटर पे काफ़ी अच्छी सड़कों का निर्माण किया है। वैसे ही सड़कें दिल्ली की बेहतर बने, पीडब्ल्यूडी हेल्थ में बेटर काम हो, खासतौर पे जो कच्ची कॉलोनी है जिसे अनधिकृत कॉलोनियां कहते हैं, उसमें विकास की बड़ी सख्त आवश्यकता है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। पूरी तरह अगर दिल्ली को अच्छा बनना है, स्वच्छ बनना है, तो करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रदूषण है कि दिल्ली में जो सर्दियों के 3 महीने होते हैं, दिल्ली के लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं। उसका स्थायी समाधान करने के लिए सरकार को अभी से योजना बनानी चाहिए। जैसे आज वो यमुना की सफाई के लिए कर रहे हैं, ऐसे प्रदूषण के लिए किन किन राज्यों को जोड़कर दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराया जाए, ताकि दिल्ली के लोग स्वस्थ रह सकें और अच्छे से अपना काम, अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकें। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बताया। एक सवाल और आपसे पूछता हूँ मैं, वो ये है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपकी नज़र में देखिए जितने भी चैनल हैं, हम किसी चैनल की टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो एक पर्टिकुलर चैनल किसी के लिए काम करते हैं या सबके लिए काम करते हैं? देखिए, मैं अब इस सच्चाई को ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि जो भी चैनलों के मालिक होते हैं, उनका किसी न किसी दल के प्रति एक अलग रुझान रहता है। तो उसके अनुरूप वो अपने कर्मचारियों पे दबाव रखते हैं कि उसके अनुरूप खबरों का प्रसारण हो। परंतु सोशल मीडिया आने के बाद से ये आवाज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब जो भी आवाज़ जिसको लगता है कि मैं वहाँ नहीं उठा पा रहा, तो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाता है। तो मैं मानता हूँ कि आज जनता की आवाज़ हर तरीके से आ रही है, चैनल के माध्यम से भी, प्रिंट के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी। आप किसी की आप आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं और बहुत दिनों तक किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सब चीज़ें हर तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। तो पहले से मैं समझता हूँ मीडिया ओपन हो गया, स्वतंत्र हो गया और जनता के लिए आसान हो गया। एक नया मोटिवेशन, एक नया रास्ता खुल गया है। जी, देखिए कहीं ना कहीं दबाव तो रहता है, ये तो आप भी मानते होंगे, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, तो मानते हैं आप इन चीज़ों को। तो भाई दबाव है, तो जो आज चैनल के कई, आप जानते हैं, हम उनको उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते कि ये चैनल माफिया हैं या कुछ भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कोई आपकी नज़र में पर्टिकुलर चैनल जो सच्चाई रखता हो, 100% सच्चाई रखता हो, ऐसा कोई चैनल आपकी नज़र में? देखिए, ये दबाव कोई आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है या उससे भी पहले अंग्रेज़ों के समय से प्रेस एक्ट बनाया गया था, तो दबाव की स्थिति तब से है और सभी चैनल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, जाने में अनजाने में कुछ बड़ी घटनाएं, कुछ बड़ी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो उस छूटने को हम ये नहीं कह सकते कि वो बायस्ड हैं या वो हैं। तो पत्रकारिता स्वतंत्र है और पत्रकार शुरू से स्वतंत्र है और वो अपनी लेखनी वाणी से करता रहा। इवन आप देखिए कि बोफोर्स घोटाला जी इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज किया। इस तरीके से बड़े बड़े घटनाक्रम हैं और ये भारत ही नहीं, अमेरिका तक के अंदर जो मीडिया है वो चीज़ों को समय समय पर उजागर करता रहता है। जी। और ये जो आरोप यहाँ लगते हैं वो विदेशी मीडिया पर भी बायस्ड होने के आरोप लगते रहते हैं। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका अरुण जी, आपका इस शो में आने के लिए। और आज वुमेन्स डे है, तो कुछ महिलाओं के बारे में आप 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि वो हमारी वो हैं, मातृशक्ति हैं, तो उसके बारे में 2 शब्द आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो पूरी मातृशक्ति को नमन करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सुमित चावला जी जो अपना अवार्ड शो करते हैं नारी शक्ति को सम्मान देते हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें इंटरनेशनल वुमेन डे की बात हम आज कर रहे हैं, परंतु अगर भारत के सनातन इतिहास को आप देखें तो भारत में माँ के रूप में, शक्ति के रूप में, इवन देवी के रूप में हमेशा से सम्मानित किया गया है। भारत में सभी धर्मों के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, मेरा ऐसा मानना है।
और इसके लिए मैं नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन करते हुए कहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के सब कामों में हिस्सेदारी हिस्सा लें। लें, अपनी पहचान को और मजबूत और सशक्त बनाएं और किसी भी अन्याय के खिलाफ आप हमेशा सजग रहें और आवाज उठाते रहें। हम सब आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं आभारी हूँ आप लोगों का, सारे लोगों का, जिन्होंने इस चैनल को देखा या देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अगली शख्सियत के साथ नेक्स्ट वीक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।